अस्सलाम वालेकुम। हाजिर आज अगले प्रोग्राम के साथ और बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में आज हो रही हैं। तारक साहब ने खान साहब के बारे में और फैज़ हमीद के ताल्लुक़ के बारे में मज़ीद इंकशाफात किए हैं और कहा कि अब रिटायर्ड जर्नलों के बाद रिटायर्ड जजेस की बारी भी आएगी, वो आएगी या नहीं आएगी, इस पर बात करेंगे। और हमें आज ज्वाइन किया है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और कन्वीनर अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने। और उनसे क्योंकि ये जो वक्त है जिसके बारे में जनरल फैज़ को गिरफ़्तार किया गया है और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल या जनरल फील्ड कोर्ट मार्शल उनका जो हो रहा है उस दौर पे जिस पे हो रहा है, उस दौर में शाहिद खाकान अब्बासी भी वज़ीर-ए-आज़म रहे, बहुत उनका करीबी उनका इंटरेक्शन था। फैज़ाबाद धरना ख़ास तौर पे उस दौर में हुआ और बहुत सारे मामला हुए, हम उनसे बात करेंगे। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो। आपकी पार्टी लॉन्च हो गई, मुबारक हो आपको। और उसके बाद आप पहली दफ़ा हमारे प्रोग्राम में आए हैं। लॉन्च से पहले आपके बड़े अच्छे इरादे थे, तो लॉन्च के बाद आप समझ रहे हैं कि इस वक्त जो मुल्क में हालात हैं उसमें आपकी पार्टी के लिए गुंजाइश ज़्यादा हो गई या कम हो गई? बात गुंजाइश की नहीं है, बात मकसद की है। जितनी आज ज़रूरत है मेरे ख्याल कभी पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं थी। आपके सामने तीनों बड़ी जमातें हैं, उनकी क्या कारकर्दगी है, क्या सोच है। तो एक कम से कम ऐसे लोग होने चाहिए जो आइन की बात कर सकें, जो मुल्क की बात कर सकें, मुल्क के मसाइल की बात कर सकें, उनके हल की बात कर सकें। जनरल फैज़ की जो गिरफ़्तारी हुई है और उन पर जो केसेस बनाए गए हैं, पोस्ट रिटायरमेंट आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी और कमर मुइज़ का जो उन्होंने यहाँ पे टॉप सिटी वाला जो केस है, उन पर आपके ख्याल में ये कितने मजबूत केस हैं और ये कैसा स्टेप है आर्मी की तरफ से? देखिए, पहली बात ये है कि मैं केसेस को पोलिटिसाइज़ करने के और मीडिया के अंदर तशहीर करने के हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि ये एक तरफ़ा होते हैं। मुझ पर भी बहुत से केस बने हैं, यही बातें हमारे ख़िलाफ़ भी की गई हैं। तो इसलिए जिस पे आपने इल्ज़ाम लगाया, और ये फ़ौज का अपना मामला है, अंदरूनी मामला है, उनका अपना एक निज़ाम है, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल इसे कहते हैं। ये समरी प्रोसीडिंग्स होती हैं। इसकी जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि इसके इल्ज़ामात की तशहीर इससे पहले मुझे नहीं याद कि किसी के बारे में की गई हो। बहरहाल तशहीर कर दी गई है, ISPR ने ख़ुद कर दी है। अब इसकी प्रोसीडिंग्स भी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि मीडिया के अंदर आएँ कि क्या बात हुई है, क्या जवाब आया है, क्या हुआ है। हालांकि इसकी प्रोसीडिंग्स पब्लिक नहीं होती, ये रिकॉर्डेड नहीं होती, यानी उनका अपना अंदरूनी रिकॉर्ड होता है। ट्रांसपेरेंसी नहीं होनी चाहिए आपके ख्याल में? नहीं, इनमें नहीं होती ना, इस निज़ाम में नहीं। आप हम तो जमहूरी निज़ाम है ना, पार्लियामेंट्री निज़ाम। जी, जमहूरी निज़ाम है, लेकिन उनका अपना एक सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, लेकिन है तो हमारे जमहूरियत का हिस्सा ही। जी, फिर आप डिमांड कर सकते हैं, अब तो आपको करना पड़ेगा। खुद करते रहिए डिमांड। नहीं, मैं जो हमारी ट्रायल होती है ना, जो सिविल कानून के तहत होती हैं, ये फ़ौज का ट्रायल है, ये वो कानून नहीं है जो जिसके तहत सिविल ट्रायल होता है। ठीक है, लेकिन तफसीलात आवाम को तो पता चलनी चाहिए ना, क्योंकि एक सियासी जमात का नाम आ रहा है, उस सियासी जमात की बहुत सपोर्ट है, उनके मुखालिफिन की भी बहुत सपोर्ट है, तो एक पब्लिक इशू तो ये बन गया है। बाज़ इशूज़ ये बिल्कुल प्योर मिलिट्री इशू होता तो अलग बात थी, लेकिन अगर उसमें पॉलिटिकल इशूज़ में, पॉलिटिकल मैटर्स में पोस्ट रिटायरमेंट आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी की गई है तो मेरा ख्याल है तो ये पब्लिक होना चाहिए। जी, ये तो अभी नहीं आया ना, अभी तो आपने सिर्फ एक मिलिट्री ऑफिसर का ट्रायल कर रहे हैं। जी, तो वो ट्रायल जो होते हैं माजी में, मुझे याद नहीं है कि किसी का ट्रायल पब्लिकली हुआ हो। नहीं, पब्लिकली ट्रायल ना हो तो शहीद की बात कर रहा हूँ, तफसीलात कि आज ये प्रोसीडिंग्स वो नहीं आती ना, नहीं आती। मैं ये अच्छा, आप कह रहे हैं आमतौर पे हुए हैं, पहले भी, इससे भी जनरल ऑफिसर्स के भी हुए हैं जी। वो एंड पे एक जजमेंट आ जाती है कि फलाने शख्स को सजा दी गई। आप समझते ये वाला केस भी पुराने केसेस जैसा ही है? जी, बिल्कुल वही केस है। एक आर्मी ऑफिसर को आप ट्रायल कर रहे हैं, चाहे वो रिटायर्ड हो या ये कानून में इजाज़त है कि आप कर सकते हैं अगर मिलिट्री में जो कानून है उसके ख़िलाफ़ कंडक्ट हुआ हो। अब चूँकि अगर आप पार्टी को भी इन्वॉल्व करें, फिर आपको पार्टी को भी ट्रायल करना पड़ेगा। अगर उस पर यह इल्ज़ाम है कि इसने किसी पार्टी की मदद की है कानून तोड़कर, तो वो आपको फिर पार्टी को भी उसमें पार्टी बनाना पड़ेगा। क्या वो मिलिट्री कानून में आएगा या बाहर जाना पड़ेगा, ये भी आपको देखना पड़ेगा। हम जो सुन रहे हैं वो तो यही है कि अगर ये बानी पीटे जो हैं इमरान खान, उनके ऊपर इल्ज़ाम आया तो उनका भी ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। ये फिर आपको देखना पड़ेगा कि क्या मिलिट्री जो आर्मी एक्ट की खिलाफवर्जी हुई है या नहीं हुई। आर्मी एक्ट बड़ा वाज़ेह है, वो कोर्ट ही देखेगी ना। जी, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल नहीं, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल नहीं करता। वो कौन करेगा?
जो जैक ब्रांच है या अटॉर्नी जनरल हैं, ये वो करेंगे इस बात का तयन कि ये ऑफेंस जो हुआ है क्या ये आर्मी एक्ट के तहत एक कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग में ट्राई होगा या एक ऑर्डिनरी कोर्ट में होगा। ये सिविलियन के लिए, इमरान खान के लिए जी, सिविलियन के लिए। सिविलियन फैज का तो वो आर्मी एक्ट के तहत कर सकते हैं ना, इसमें तो कोई अभाम नहीं। जी कर सकते हैं, नहीं सिविलियन का भी हो सकता है। अच्छा। अगर वो अबेटमेंट में आ जाए कि उसने उस अफसर की मदद की है या उसको हुक्म दिया है ये गलत काम करने का, या वो एक कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, फिर वो भी कोर्ट मार्शल के अंदर ट्राई हो सकते हैं। ये कानून यही कहता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो उस वक्त का दौर था, क्योंकि इस वक्त जो एक हाइप तो क्रिएट हुई है ना, जनरल फैज़ का बहुत अहम दौर रहा है जनरल बाजवा के साथ मिलके, इमरान खान के साथ मिलके, तो एक हाइप क्रिएट हुई है, लोगों का इंटरेस्ट इसमें है। उसमें लोग ये जानना चाहते हैं कि आपके दौर में क्या इसी तरह अपनी मर्जी किया करते थे जनरल फैज़, या आपसे पूछ के कुछ करते थे? नहीं, मेरा जनरल फैज़ से कोई ताल्लुक नहीं था। जनरल फैज़ DGC थे। प्राइम मिनिस्टर का ताल्लुक होता है, राब्ता जो होता है वो DGI से होता है। DGI से उसके मातहत अफसर नवीद मुख्तार थे। जी, नवीद मुख्तार। उन्होंने कभी आपको इनके बारे में कहा कि ये मेरे कंट्रोल में? कोई बात, कोई आपको कभी शिकायत तो नहीं हुई नहीं, मेरे पास ISI के किसी काम से? तो फिर ये फैज़ाबाद धरना पे आपने लेकिन कहा है कि ये डार्केस्ट पीरियड था मेरे दौर का। नहीं, मैंने नहीं कहा डार्केस्ट पीरियड था। आपने ये डॉन में खबर, मैंने ये कहा कि डार्केस्ट चैप्टर, डॉन में खबर हुई होगी। मैंने ये, मुझसे ये कमीशन में पूछा गया, मैंने खुद कभी इस पर बयान नहीं दिया। मैंने कहा एक वाकया हुआ है डॉन। ये इंटरव्यू था आपका शाहजेब खानजादा के साथ जी, उसमें आपने कहा कि डार्केस्ट चैप्टर था ये वाला जो फैज़ाबाद सिटन है मेरे करियर का। आपके डार्केस्ट करियर, मैंने डार्केस्ट चैप्टर कभी नहीं कहा। डार्केस्ट चैप्टर क्या होते हैं? बात यह है एक वाकया हुआ, मुश्किल समझ लें आप, चैलेंजिंग समझ लें। मुश्किल, मुझे कोई मुश्किल नहीं थी, यकीन करें। मैंने अपने पीरियड का शायद 1 घंटा भी ज़ाया नहीं किया फैज़ाबाद धरने पे। ये होते रहते हैं हमारे मुल्क में, ये काम चलते रहते हैं। मैं अपना काम करता था। ये धरने भी हुए, सेनेट का इलेक्शन भी चोरी हो गया, बलूचिस्तान गवर्नमेंट भी चोरी हो गई, सेनेट का चेयरमैन भी चोरी हो गया, वो बातें चलती रहती हैं। मैं अपना काम करता रहा। अब गुजारिश ये है कि फैज़ाबाद धरने में एक कमीशन बना, उसने मुझसे सवाल किए, मैंने उनको जवाब लिख के दे दिए, वो सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। ठीक है, वो ठीक है, लेकिन मैं तो आपकी पब्लिक जो स्टेटमेंट है उनकी बात करूँ। मसलन उसी इंटरव्यू में आपने ये कहा कि टीवी चैनल जो है ना पैमरा बंद करता है ना हुकूमत, जो करते हैं इसके पीछे वो आपको पता है। आप खुद पैमरा में रहे, डायरेक्शन से बेहतर जवाब जानते हैं इस सवाल। देखिए मैं इस वक्त इंटरव्यू, आप कह दे ना, आप कह दे कि नहीं मैं करता था, देखिए तो मैं गलत साबित हो जाऊंगा। मैं फिर मैं सारी बात करूंगा, आप करें ना। फिर तो मैं ये भी, मैं आप प्राइम मिनिस्टर थे, मैंने आपको ब्रीफ किया, फिर चेयरमैन पैमरा, मैंने आपको वहां बताया कि मुझे फैज साहब तंग कर रहे हैं और वो हमें काम नहीं करने देते, हमें चलने नहीं देते, अदालतें स्टेट दे देती हैं फ़ौरन हमारे अहकामात पे, इस पर आप कुछ करें। तो आपने कहा कि आप काम करने छोड़ दें। आप कहें कि नहीं, आपको पूरी बात याद नहीं है। नहीं, मुझे याद है। मैं कभी जनरल फैज़ का ना मैंने कभी उनसे मिला था, ना आपने उनका जिक्र किया। आपने ये फरमाया कि मेरे 500 केस हो गए, स्टे ऑर्डर्स हुए। मैं कहा आप उन केसों से विड्रॉ कर लें, उन केस वो इन्फ्रक्चुअस हो गए, उनका कोई मकसद नहीं रहा। मैं कहा विड्रॉ कर लें आप। एक पॉइंट था ये। दूसरा ये था, मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया, मिनट्स ऑफ द मीटिंग में लिखा हुआ है, उस वक्त जो मीटिंग हुई थी, रिकॉर्ड निकलवा लें, देख लेते, निकलवा लें। उसमें खैर मैं गलत हूं तो मैं आपसे माफी मांग लूंगा, आप गलत हैं मुझसे माफी मांगने की बात, हम दोनों मिलकर पाकिस्तान से माफी मांग लेते हैं। जाहिर है ये बात सही है। मेरा बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि कुछ तो किया होगा ना जनरल फैज़ ने आपके दौर में, जिससे आपने कहा लेकिन आपको कोई मुश्किल पेश ही नहीं, तो हम इस पे आगे चलते हैं। मुझे देखिए, मेरा जनरल फैज़ से एज प्राइम मिनिस्टर ना कभी मीटिंग हुई है, ना मेरा कोई वास्ता था। आपके दौर में उन्होंने फैज़ाबाद धरना पे साइन किए, जिसको आपने भी डिसलाइक मेरे वजीर थे ना, उनके साथ एहसन इकबाल साहब मेरे वजीर, मुझसे मैंडेट लेकर गए। वो तो सियासी लोग हुए ना जी, वो तो आप लोग तो कर सकते हैं ये सब कुछ। आपको उस वक्त एतराज़ था इसी बात पे कि फैज़ जनरल का उसमें सिग्नेचर क्यों? मेरा एतराज़ नहीं था। मैंने पूछा कि ये क्यों आपने साइन किए। मेरा एहसन इकबाल साहब को बड़ी वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस थी कि ये साइन करें DCIG। जी बिल्कुल। तो बहरहाल जब सिग्नेचर सुबह आए तो उन्होंने कर दिए थे। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा जी वो जनरल फैज़ साहब ने इंसिस्ट किया कि चूंकि उनकी डिमांड है धरने वालों की कि जनरल फैज़ साहब भी साइन करें, जनरल फैज़ ने कहा कि आप मेरे साथ कर दें तो ये मामला ख़त्म हो जाएगा। ये डिमांड थी धरने वालों की, उन्होंने एहसन इकबाल साहब ने कर दिया। ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसको पूरी कबूल करता हूँ, मेरे वज़ीर थे, तो बात ख़त्म है। अच्छा,
इस वक्त जो हालात हैं आपके ख्याल में, अब यहाँ से अगर आप, ज़ाहिर है अब मैं ये भी नहीं कह सकता अगर आप वज़ीर-ए-आज़म होते, आप वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, मुश्किल हालात में हैं, चपकलश है, इदारों के दरमियान कशमकश है, इदारों के अंदर आपस में कशमकश है, जुडिशरी में देख लें, आप क्या मशवरा देंगे या आप क्या करते अगर आप इस पोजीशन में होते इस वक्त मुल्क को आगे ले जाने के लिए? आपस में बैठें, कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन पार्लियामेंट तो है ना, पार्लियामेंट के बस का काम नहीं, आप समझते हैं? उस पार्लियामेंट के पहले कौन सा पार्लियामेंट का कौन थे बस? तो आप कौन कौन बैठे हैं आपस में? मैं 50 दफा बयान कर चुका हूँ। छह लोग हैं, 4 पॉलिटिकल लीडर हैं, 5वां भी डाल दें पॉलिटिकल लीडर, 6ठा भी डाल दें, जो आपकी मर्जी है। ठीक है। फौज के सरबराह हैं, जुडिशरी के सरबराह हैं। आज हमारे मुल्क का मुस्तकबल इनके हाथ में है। इनका इकट्ठे बैठना ही आपको रास्ता देगा, कोई और रास्ता नहीं है। कंसेंसस मेरा जो 36 साल का सियासी तजर्बा है वो ये बताता है कि इसके अलावा आपके पास रास्ता नहीं है। किसी खाम ख्याली में मत रहें। हमने बहुत से ये मामलात पहले देखे हैं। आप जिस दिन बैठे, इस मुल्क के मसाइल के हल का सफ़र शुरू होगा। अवाम को जब नज़र आए कि ये लोग आज मुल्क से मुखलिस हैं, ये मुल्क के मसाइल का हल चाहते हैं, हमारी फलाह चाहते हैं, उस दिन आपकी बेहतरी का सफ़र शुरू होगा। जो अवाम में तकसीम है उसमें इस पे कंसेंसस हो पाएगा इकट्ठे बैठने पे? मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मसलन इमरान खान साहब ने कल भी चीफ जस्टिस पे अटैक किया और उनकी क्रेडिबिलिटी पे अटैक किया, उनको चैलेंज किया। तो आप समझते हैं इकट्ठे बैठ के किसी नतीजे पे ये सब पहुँच जाएंगे? नवाज शरीफ को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जरदारी को वो नहीं कर रहे, वो उधर से उनको नहीं कर रहे। बैठना पड़ेगा ना, ऐसे हालात पैदा करें कि आप बैठ सकें। लेकिन इसमें इमरान खान नहीं मान रहे, उनको बहुत सर इमरान खान को ही मानना पड़ेगा। मैं यही बात कर रहा हूं। कैसे? उनको कहा गया नहीं माने। हर चीज़ का तरीका होता है। अच्छा, ये पब्लिक डिबेट में नहीं होता, ये बैठ कर बात होती है। आपके ख्याल में ये तरीका ठीक नहीं इख्तियार किया जा रहा? मेरे ख्याल इस इशू पे सिंसेरिटी नहीं है। अच्छा, वजह उसकी क्या? आप सारे पॉलिटिकल लीडर हैं, इलेक्शन में क्या हुआ नहीं हुआ, इमरान खान ने कुछ किया है तो आपने मुकदमे बनाए हैं, उसको गिरफ्तार करें, उसको ट्रायल करें, वो आपका हक है। प्रोसिक्यूशन आप नहीं कर सकते, प्रोसिक्यूट करें। ये एक बड़ी फाइन लाइन होती है। प्रोसिक्यूशन कहाँ पे है? प्रोसिक्यूशन, मैं इन साइड के दोनों साइड पे रहा हूँ, मैं ये जानता हूँ। ठीक है। इसलिए आज आपको एक दूसरे को तस्लीम करना पड़ेगा, एक दूसरे की खामियों को तस्लीम करना पड़ेगा, अपनी गलतियों को तस्लीम करना पड़ेगा, सबको तस्लीम करना पड़ेगा। उसके बाद रास्ता मिलेगा। अगर आप ये कहें कि मैं सही हूँ और वो गलत है, या इमरान खान कहे मैं सही हूँ और बाकी सब गलत हैं, ये चीज़ नहीं चलेगी। आज ये लीडरशिप के तकाजे होते हैं। लीडरशिप आसान काम नहीं होता। ये अपनी कुर्सियों को एक तरफ कर छोड़ के आए, सारे अपनी मकबूलियत को एक तरफ छोड़ के आए, अपने इदारों को एक तरफ छोड़ के आए। आज बात मुल्की है। ये तो आप जो बात करें ये दरवेशी बात है ना, लेकिन सब आपकी जैसे दरवेश तो है नहीं, सब पावर पॉलिटिक्स हो रही है। पावर पॉलिटिक्स करें, फिर तो करें, यही छोड़ दें, फिर आपके बस की बात नहीं, छोड़ दें। तो ये इस वक्त तो यही हो रहा है ना सर। नहीं हो रहा ना, फिर मुल्क चल रहा है, नहीं चल रहा। फिर आपके पास क्या मुल्क के हल यही है कि आप एक दूसरे से नफाक रहे मुल्क के अंदर, आप दूसरे पे गालियां दें, एक दूसरे को अदालतों में घसीटें। देखें, इसमें जुडिशरी के अंदर भी तकसीम है, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी तकसीम है, और सियासी जमातों में भी तकसीम है। कैसे इमरान खान मान नहीं रहे किसी से? वो कहते हैं मैंने सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। इमरान खान मान नहीं रहा, मैं इस बात को तस्लीम नहीं करता। आपको मनवाना पड़ेगा, लेकिन आपको भी थोड़ा जब भी ऐसी नेगोशिएशन होती है, यहाँ से हट। मुझसे ज़्यादा कोई खुश ना हो इमरान खान जेल होने से, यकीन करें। वजह? अगर मुझे भी जेल डाला गया उसी जगह पे आज जहाँ इमरान खान साहब हैं। अच्छा, उसी जगह? ये खास जेल उन्होंने खुद बनवाया था। तो वो बात छोड़ दें। ये मुकाफात अमल देखें, वो कुदरत की ज़ात पे छोड़ दें। ठीक है ना, ये खुशी का मुकाम है। मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म जेल में जाता है, मुझे तकलीफ होती है, यकीन करें, कोई भी हो। सही बात। आप प्रोसिक्यूट नहीं कर पाते, आप इमरान खान को प्रोसिक्यूट नहीं कर पाए, सारे केसों में बरी हो गया, फिर क्या करेंगे? आज थोड़ा सा सबको पीछे हटना पड़ेगा। अच्छा, ये बात आपकी मैं मुत्तफिक हूँ कि थोड़ा सा सबको पीछे हटना पड़ेगा, लेकिन एक चीज़ समझना चाहता हूँ और लोग भी समझना चाहते हैं जो आपको सुन रहे हैं, कि अगर सब कुछ मुकाफात अमल पे छोड़ना है तो फिर आइन और कानून का क्या करें? अगर कोई इस हद तक चला जाता है कि हर चीज़ तबाह करने पे आ जाए पावर पॉलिटिक्स के लिए या किसी भी मकसद के लिए, क्या उस तक कानून का हाथ नहीं पहुंचना चाहिए? बिल्कुल पहुंचना चाहिए, बिल्कुल पहुंचना चाहिए। तो उसमें अगर 9 मई
2023 इस मुल्क में एक बड़ा सानिया है, लेकिन उससे बड़ा सानिया ये है कि आज 15 महीने के बावजूद हम किसी को प्रोसिक्यूट नहीं कर सके। ये सबसे बड़ा सानिया है। ठीक है, आप प्रोसिक्यूट करें ना, तो इल्जाम लगाएं। आप इंग्लैंड देख लें, राइट्स हुए हैं, उन्होंने अभी राइट्स चल रहे हैं, अभी खत्म नहीं हुए, कहीं कहीं का दुका जारी है, सही एग्जाम, उन्होंने पकड़ के जेलों में डाल दिया सबको। तो अभी अगर जनरल फैज को उन्होंने पकड़ा, देर आए, आपकी बात ठीक है, बहुत देर। जनरल फैज का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, वो फौज जिम्मेदार है, वो सिविलियन गवर्नमेंट के मातहत नहीं है, मिलिट्री ट्रायल है। और एक, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जो ICPR ने कहा है, एक क्रिमिनल केस में उन पर फौज ट्रायल कर रही है। अगर उसमें मे 9 के मामला शामिल होते हैं फिर वो बात और होगी। इस वक्त जो ट्रायल है वो ट्रायल है। फौजी ट्रायल्स बहुत कम अरसे में, चंद दिनों में मुकम्मल हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ कानून यही होता है जो नैब का कानून है कि मैंने इल्ज़ाम लगा दिया, अब आपने सफाई पेश करनी है। ठीक है, वो यानी गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट होता है, वहाँ इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी नहीं होता। बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब से बात करने का। और जैसा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि एक एक कदम सबको पीछे हटना पड़ेगा, अगर पावर पॉलिटिक्स में जारी रहे तो फिर मुल्क में इस्तेहकाम का आना मुश्किल है, लेकिन क्या ये हो पाएगा या नहीं, इस पर हम बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। हम शुरू करते हैं अकरम शेख साहब से, जो हमारे साथ हैं टोरंटो से, और बहुत अरसे से मंजर-ए-आम पर नहीं है, लेकिन बहुत शुक्रिया शेख साहब कि आज आपने हमारी दरख्वास्त कबूल की और आप हमसे वो शेयर करने जा रहे हैं जो आज तक आपने शायद शेयर नहीं किया। तो ज़रा बताइएगा कि जनरल फैज़ जब DGISI थे, जिस दौर में दिसंबर 2019 में आपके घर पर डाका पड़ा, उसकी तफसीलात थोड़ी मुख्तसरन हमें बताइएगा। 21 दिसंबर 2019 का वाक़ा है। रात जी गुलजार साहब की अगले दिन 21 तारीख को होस्ट टेकिंग थी। तो वहाँ एक बात, आप जानते हैं मुसल्ला जान साहब अपने चर्च के बहुत अच्छे साथी हैं, उन्होंने मुझसे एक सवाल किया जब मैं तकरीब से निकल रहा था कि शेख साहब ये अनवर मंसूर साहब ने ये कहा है कि हम वकार शेख साहब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 209 प्रोसीडिंग्स ऑफ मिसकॉन्डक्ट एक्ट कर रहे हैं। मैंने कहा ये ठीक, अनवर मंसूर साहब शायद इस पे नजरसानी करें, क्योंकि उन्होंने ICJ में वकार सेठ साहब की जजमेंट्स पे रिलाई करते हुए ये कहा था कि पाकिस्तान की जुडिशरी बिल्कुल आज़ाद है, और अगर कंफ्यूशन या देव को अदल ना मिला मिलिट्री कोर्ट ट्रायल से, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। तो मैंने कहा ये तो ठीक है कि बॉल इंडिया की कोर्ट में फेंका जाए, ये तो हमें खुद इसका अपना अंदरूनी खाना इसका एहतसाब करना चाहिए कि ऐसी कोई बात ना हो, नुकसान होगा। ये बात मुझे अपने आप को गोल हो जाएगा जी। तो जब ये बात मुझे इल्म नहीं थी कि इसकी वजह क्या बनी डकैती की। कराची था एक मुकदमे की पैरवी के सिलसिले में, और इम्पोर्टेंट केस था मेरे लिए, 3 दिन में वहाँ था। तो उन्होंने मुझे मिलिट्री सेक्रेटरी साहब ने कहा कि आप आज शाम खाना बताइए। मुझे उन्होंने कहा कि नहीं जी ये बड़ी ज़रूरी है। और फिर मुझे उसके बाद जो एक बहुत बड़े काबिल सद एहतराम दीनी रहनुमा हैं और बहुत ही इस्लाह का काम करते हैं, बहुत अच्छी दरगाहें बनाई हुई हैं उन्होंने, उनके सेक्रेटरी ने मुझे फ़ोन किया कि आप ज़रूर आ जाएं। तो मैं बहुत बादल नाखास्ता चला गया। अगरचे मैंने जनरल बेग का मुकदमा बहुत तवील अरसा लड़ा, तो जनरल वहाँ मैंने देखा वो उन्होंने कहा कि आपके साथ वाक़या हुआ है 21 तारीख को, उसकी खबर बैनुल अक़वामी नशियाती इदारों ने नशर की है। मैंने कहा जी मैंने किसी बैनुल अक़वामी नशियाती इदारे को ना किया और ना मैंने कोई अपना इंटरव्यू दिया है या ना मैं उसकी प्रेस रिलीज जारी की है। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें आपने असल में कुछ तकरीब में ये कहा था कि आप जो है वो अगर वो वकार सेठ के खिलाफ कोई प्रोसीडिंग की गई तो आप शायद खुद बैनुल अक़वामी अदालत में जाके दरख्वास्त देंगे। मैंने कहा मैंने ये कहा था कि इंडिया की दरख्वास्त देने की बजाय हमें खुद एहतसाबी करनी चाहिए
और इस तरह के कामों से बाज आना चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी उस तजवीज़ पे या अपने तौर पर उन्होंने नज़रसानी करते हुए उनकी जो बोस्ट था उस पर अमल दरामद नहीं किया और सेठ वक़ार साहब के खिलाफ रेफरेंस फाइल नहीं किया। मुझे और तो हमारी पाकिस्तान की मुमताज़ दीनी शख्सियत इस बात की गवाह है। आप हमारे बड़ों में से शामिल हैं, आपका बड़ा अनब्लेमिश्ड कैरियर है। ओवर द 3 days that have intervened from the डिपाइटी till this moment, उन्होंने उसी नशिस्त मजलिस में 3-4 दफ़ा मुझे कहा कि मैं आपसे जो आपको ज़हमत हुई, जो आपको एम्बैरसमेंट हुई, और मैं चूँकि ये हमारे अदारे से मुतालिक बात है तो मैं DGMI जनरल अजहर वकास साहब जो हैं मैं उनको रिक्रूट कर रहा हूँ इंक्वायरी करने के लिए कि ये क्यों हुआ है। आप ये कीजिए कि आप चूँकि बाहर, अच्छा, एक आलमी प्रेस होता है, जनीवा भी आपकी विजिट है, आपने लंदन भी जाना है, तो आप किसी से बात न कीजिए। मैंने कहा जी मैं बात नहीं करूँगा, मुफ्ती साहब मेरे ज़ामन है, लेकिन मुझे बताइए कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। मैंने कहा जी मेरे जब से मैंने मुशर्रफ का केस किया है, मुआशी नातका बंदी मुकम्मल तौर पर 2014 से आप मेरी इनकम टैक्स की रिटर्न्स देख लें, मेरे जो अपने थे अपने मेरे क्लाइंट्स, उनको भी इन्होंने बुला के आप इसको इससे रवाबत ना रखें, तजारती रवाबत और प्रोफेशनल रवाबत, आप इससे बहुत अच्छे वकीला हैं और ये इसने नाराज किया है खामखा हमारे मुख्तदार अदारों को, तो क्यों आप इनको काउंटर करते हैं। नहीं, उन्होंने कहा वो चीजें आपकी वापस मिली नहीं, मेरी अर्ज सुने ना, उन्होंने मुझे 3 फरवरी की तारीख तय कर ली मुतफिका तौर पे, 3 फरवरी 2015 की 2020 कि आप बाहर से हो आए 2020 शरीफ की हाथ तो 2020 और हेग से हो आए और जनीवा से हो आए और हम 3 फरवरी को मिलेंगे। उस वक्त तक आपकी चीज़ें जो आपसे जो है वो ले गए हैं वो भी आपको मिल जाएंगी और हम आपको बिल्कुल विंडिकेट करेंगे और हम आपके वेल विशर हैं। 3 फरवरी की तारीख मैंने मुफ्ती साहब जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने भी कहा ठीक 3 फरवरी ठीक है, क्योंकि मैंने 25 जनवरी को वापस आना था। तो मैंने कहा सर इस दौरान आप देख लें, मुझे जो है मैं बिल्कुल बंदी रखूंगा, लेकिन आप ये है कि मेरी बड़ी मेहनत उसमें शामिल है, जो कुछ ले गए हैं, मैंने बड़ा काम किया है। मुकदमा तो मैंने 18 सितंबर 2014 को मुकम्मल कर लिया था, लेकिन उसके बाद मैं उसकी उसके ऊपर कोई रिसर्च करके कुछ लिख रहा हूँ मैं, और जो कुछ मेरा स्क्रिप्ट था वो सारा कुछ वो ले गए हैं। तो आप ये मेहरबानी कीजिए वो मुझे वापस करवा दीजिए। बाकी मेरी वालदा ने एक ओमेगा की घड़ी मेरी शादी पे 72 में जो मुझे हदिया की थी, जो वो भी शामिल है, जिसके जी वो एफआईआर में सारी तफसील है, एफआईआर में है सारी तफसील, वो हम उसको दिखा रहे हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ सर आप मेरी अर्ज सुन, तो ये कि ये क्या मुमकिन है कि एक एफआईआर जिसमें मुझ जैसे फकीर आदमी के घर पे 3.5 घंटे तवील कनपुटी पे पिस्तल रखते हुए ये सारी वारदात हुई, उसके ऊपर मेरा बयान भी कलमबंद ना किया आज तक किसी ने, कि कोई तफ्तीश नहीं की। अच्छा, क्या ये आम एफआईआर में ऐसा होता है? किसी ने कोई तफ्तीश नहीं की। जनरल अजहर वकास साहब ने 3 दफा मुझसे मुलाकात का मुझे शर्फ बख्शा और उनके साथ मैंने सारी बात उनसे कर ली। उन्होंने कहा जी आपके 2 तनाज़ात हैं, मीमो गेट में आपके साथ मुसव्वर मंसूर एजाज की तरफ से आपको वकील होने के लिए हमने आपको परसुएड किया था और उसका मुआवजा का प्रॉमिसरी नोट हमारे लोगों ने आपके हवाले जमानत देकर आपको दिया था। एक तो उसकी अदायगी है, ठीक है। मैंने कहा जी उसकी अदायगी ये है कि मेरे वालिदैन के नाम पे एक ट्रस्ट है, मुझे शायद अब उसकी ज़रूरत ना हो, वो ट्रस्ट को पैसे भिजवा दें। मैं पाकिस्तान और पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के अदारों का मुखालिफ होता तो एक स्टेज पे एक अमेरिकन शख्स ने वो प्रॉमिसरी नोट मुझसे $15 लाख के बस खरीदने की कोशिश की, क्योंकि ये एक ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट होता है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। ए प्रॉमिसरी नोट इज ए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, आई कैन सेल इट
I can sell it to open market or I can endorse it to anybody and he can claim. लेकिन मैंने कहा कि मैं चूंकि मुझे अरसा से हुआ खारजारे वकालत में, तो मुझे चूंकि पता था कि it can be misused and it can be only misused against हमारे कौमी अदारों के खिलाफ, इसलिए मैंने इसकी किसी कीमत पर भी अपने आप को नहीं बेचा ना। तो दूसरा तनाज़ा क्या था? तो इन दोनों जी, दूसरा ये मेरे साथ जो मुझे हरासा, मेरे मुआशरती मुकाता, मेरा मुआशी मुकाता, और दूसरी बात यह है कि मेरे ऊपर सर्वेलेंस जो है, कांस्टेंट सर्वेलेंस। आपको पता है मेरी अहलिया, मैं हज से शुक्राना अदा करने के लिए हज पे गया, मैंने रिकॉर्ड 3 माह के अरसे में हाई ट्रीजन ट्रायल मुकम्मल किया। पहला गवाह 17 जून को हुआ, 18 आखिरी गवाह 18 सितंबर को मैंने मुकम्मल कर लिया, और इसके बाद 18 सितंबर 2014 19 तक 5 साल अगर मुकदमे का फैसला नहीं हुआ तो वो मुशर्रफ साहब यहाँ से गैर हाजिर चले गए, और जिन लोगों ने उनकी सहूलतकारी की है पूरी कौम उनसे वाकिफ है। तो ये दो, ठीक है, बहुत शुक्रिया अकरम जी। हैरस नहीं किया जाएगा। जब 3 फरवरी को मैं दोबारा मिला तो हमें कुछ वक्त और दे दीजिए, हमें मनाने में कुछ देर लग रही है, वो जो आपके बाकी हम कंपनसेट करने को तो तैयार हैं, लेकिन आपका जो आप कह रहे हैं कि आपके डॉक्यूमेंट ले गए हैं और वो कोई कम्युनिकेशन मैसेजेस कम्युनिकेटेड बिटवीन हायर ऑफिसर्स वो भी हमें शामिल है, तो उसके मुतालिक मुझे अभी तक मुझे नहीं मिली। अगर आप कंपनसेशन के लिए तैयार हों तो आप कम करें, हम आपको कंपनसेट करने को तैयार हैं, लेकिन आपका जो मुसव्वरे की बात कर रहे हैं, और अफसार आलम साहब वो इनसे वो सेफ्टी डिपॉजिट लॉकर नहीं खुला, ये उसको निकाल के ही ले गए। सेफ्टी डिपॉजिट लॉकर जो मेरे बेडरूम के अटैच्ड कबर्ड में नस्ब था, उसी को ले गए हैं ये। तो अभी तक नहीं मिला मेरे साथ उन्होंने अभी तक मैं कहता हूँ आज तक मेरा किसी ने बयान ही नहीं लिखा। पुलिस का मुकदमा है, FIR दर्ज हुई है, मेरे कुक की तरफ से दर्ज हुई है, और इन्होंने अपनी हमारे पास वक्त खत्म हो। शुक्रिया अकरम शेख साहब हमसे बात करने का, और बड़ी तफसील से आपने बताया कि आपके साथ क्या हुआ उस दौर में जब जनरल फैज़ का तोती बोलता था, तोती या तोती जो भी है। हमें ज्वाइन किया सेनेटर नासिर भट्ट साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है। आपने सुना अकरम शेख साहब बता रहे थे कि जनरल फैज़ DGIS आए थे, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने उनको बुला के माफ़ी मांगी, उनके घर पे जो डाका पड़ा, क्योंकि सेठ वकार के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस दायर किया जा रहा था जिस पे वो मुखालफत कर रहे थे, और साथ वो हेड थे प्रोसिक्यूशन के जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़। उस दौर में आप भी बहुत कुछ गवाह हैं। आप ये बताइए कि अभी ये जनरल फैज़ गिरफ़्तार हुए हैं, और आपने शायद ये कहा है कि अब इसके बाद जजेस की बारी है, और आज अता तारड़ ने भी ये कहा है कि अब जजेस की बारी है, इससे आपकी क्या मुराद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फैज़ हमीद साहब जो था वो इतना कंट्रोल करके बैठे थे कि जब जज अरशद मलिक का वो वाक़या हुआ तो वो मुझे उसने बताया कि ये वीडियो भी आप देख सकते हैं कि मेरे ऊपर जब एजाजुल हसन एक सुप्रीम कोर्ट का जज बैठा था और मुझे हर 3-4 दिन बाद बुला लेता था, भाई बताओ क्या पोजीशन है, और एक बात याद रखो, नवाज शरीफ को और उसकी बेटी को सज़ा देनी है। और साकब निसार ने भी उसको एक दफ़ा बुलाया और बिठाया, चाय पिलाई, ठीक है, और कहा कि देखो आप कसम कौन उठाए, आपने कोई पैसे तो नहीं लिए, ये भी बात हुई। अच्छा। और ये उसके बाद उसने कहा नवाज शरीफ को सज़ा देनी है, मुल्क हालते जंग में है। आप मुझे बताएं, ये साकब निसार ने कहा। साकब निसार तो वो आदमी है किसी पैसा कमाने की नहीं, वो देखे ना साकब निसार ने क्या किया। एक मैं आपको बता दूं कि ये मेरा ख्याल है पता होगा भाई साहबान को, ISI के जब ये सरबराह थे और ये कोर कमांडर पेशावर आ गए थे फैज़ साहब, हाँ, बिल्कुल, ठीक है, आ गए थे, तो उन दिनों फैसला हो रहा था। आपको पता है कि अदम एतमाद आया पंजाब में और हमजा शहबाज साहब वज़ीर आला बन गए। ये बिल्कुल इनके पास रिकॉर्ड होगा, ये बाहर आना चाहिए कि ये रात को गए साकब निसार साहब, रात गुजारी वहाँ पेशावर में, इनको रिसीव किया गया, ये वहाँ रहे सारी रात। जब जनरल फैज़ कोर कमांडर थे,
हाँ, उन्होंने आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप। ये मैं सही कह रहा हूँ, अगर वो फैसिलिटेट किया, वहाँ रात रुके, फैज़ हमीद की और इनकी मुलाकात रही, ये रात को सुबह ये वापस आए, तो बंदयाल साहब ने फिर क्या किया, उन्होंने अदालत लगाई, क्योंकि ये उनसे पूरी इंस्ट्रक्शन ले करना क्या है। उन्होंने ये किया कि जी जो चौधरी शुजात साहब उस वक्त थे ना उसके काफ लीग के सरबरा, उन्होंने कहा जी कि हम वोट परवेज लाई को नहीं दे रहे वज़ीर आला बनने के लिए, तो ये वोट हमारे हमजा साहब के पास जाने चाहिए। तो इन्होंने कहा नहीं जी, वो जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है ये असम्बली में, उसके स्वाबीद अगर वो वोट लेना चाहे तो वोट गिने जाएंगे। वो वोट इन्होंने कैंसिल कराए, इनके वोट परवेज लाई के हक में दिए और फिर उनको वज़ीर आला बनाया। 63 एक दोबारा उन्होंने वो किया। लेकिन मुझे ये बताएं, आपने जस्टिस एजाजुल हसन पर इल्ज़ाम लगाया, जस्टिस साकिब निसार पर इल्ज़ाम लगाया, उमर अताब बंदयाल पर इल्ज़ाम लगाया, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये तीनों जज इस जो कॉन्स्पिरेसी हुई है इसका हिस्सा थे और वो भी इस कटहरे में आएंगे कानून के? देखें, अभी साकिब निसार साहब कहाँ हैं? लंदन। जी अल्लाह करे वो लंदन से आ जाए। उनको पता है साकिब निसार जो है, ये 2018 के जितना कुछ हुआ उसका आज जिस हालत में मुल्क है, इसके अंदर जिम्मेदार साकिब निसार और फैज़ हमीद, आसिफ सईद खोसा, बंदयाल, ये सारा एक थे। इन्होंने क्या किया इस मुल्क के साथ, फैज़ हमीद साहब खुद बताएंगे। अगर ये तो फैज़ हमीद अकेला तो नहीं सब कुछ कर सकता। देखे ना, मैं वही तो कहने लगा हूँ ना कि ये अकेला तो नहीं कर सकता ना, लेकिन जब फैज़ हमीद साहब आर्मी से रिटायरमेंट उनकी होगी, उन्होंने ये पीछा नहीं छोड़ा और उसी तरह अपने तलक़ात को यूज़ करते रहे। जो आप देखें ना, आर्मी अपना एक कानून है, उन्होंने उनको मतलब अगर रिटायर्ड जर्नैल और रिटायर्ड जजेस 2 या 3 आपकी पूरी हुकूमत को और सबको इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने वक्ता डाल दिया है, तो फिर तो आप लोगों की अहलियत पे सवालिया निशान है ये तो। मैं तो ये कहता हूँ ना, देखे ना, मैंने कभी नहीं सुना इस तरह होता है कि एक चीफ जस्टिस रिटायर्ड हो गया है, वो फिर पूरे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को चला रहा है, बंदयाल साहब को चला रहा है, वो आसिफ सईद खोसा को चला रहा है। सबूत ये तो हियर से है ना, बात है ना खाली। आप मुझे बताएं, बंदयाल साहब ने जो फैसला पंजाब असेंबली के बारे में किया, हमजा साहब को हटाया, फिर दोबारा तो आप रेफरेंस फाइल कर देते उनके खिलाफ? मुझे बताएं ना, आप रेफरेंस फाइल कर देते, यही तो रिव्यू पिटीशन में जाते। मैं यही तो कह रहा हूं आपकी अभी भी है, अभी तो एक अच्छी बात हुई कि फैज़ हमीद की जो सारे काले करतूतें सामने आ गए ना। ये मुल्क तो फौज ने खुद किया ना, आप लोगों ने क्या किया? नहीं, हम तो देखें बताने वाले थे ना। जज अरशद मलिक की वीडियो थी, आसिफ सईद खोसा चीफ जस्टिस थे, उन्होंने जब वीडियो का केस वहाँ गया तो उन्होंने कहा अच्छा जी वीडियो बनाने वाला किधर है, उसको बुलाएं, वीडियो कैसे बनी। ये नहीं देख रहे कि वीडियो में क्या कह रहा है, उसको हटा दिया। जज अरशद मलिक दुनिया से चला गया, अल्लाह उसको जन्नत दे, लेकिन उसका फैसला बरकरार रखा। ये देखे ना, ये सब चीज़ें थी। अब मैं ये कहता हूँ कि साकिब निसार ज़रूर इसमें शामिल है, आएगा। अच्छा एक बात बताएं, क्या आप लोग ऐसा, मैंने सुना है आप लोग ऐसा प्लान क्यों कर रहे हैं कि साकिब निसार लंदन में जहाँ ठहरा हुआ है वहाँ मुस्लिम लीग नून मुजाहरे करेगी, जैसे नवाज शरीफ के घर के बाहर मुजाहरे हुआ करते थे? आप देखें, ये तो मुजाहरा करना तो जमहूरियत का ऐसा करेंगे, लेकिन अगर वो वापस ना आया तो हम उसको वापस लाएंगे। कैसे? हम बरतानिया हुकूमत को कहेंगे कि ये बंदा इधर विजिट के लिए भी आया, रुका है, ये अगर वहाँ वो साइलम लेता है तो फिर भी उसको साइलम नहीं मिलेगा। मुझे ये यकीन है। कैसे नहीं मिलेगा? इसलिए मुझे उसके पास कोई वो नहीं होगी ना, आप ग्राउंड नहीं होगी। आप केसेस कर रहे हैं, उसके पीछे पड़े हुए हैं। जब वो केस करेगा तो आप इस चीज़ को कंफर्म करें कि साकिब निसार रिस्पॉन्सिबल इसलिए वापस नहीं आ रहा। अगर वो इनोसेंट है, वो ठीक है, नहीं देखिए, वो वापस आ जाए, वो ठीक है आपकी बात। वो तो ऐसे बहुत सारे एंकर भी गए हुए हैं बाहर, हम समझते हैं इस चीज़ को, लेकिन ये कानूनी तो नहीं होगा ना। वो कहें ये तो प्रोपेगेंडा वॉर हो जाएगी। वो कहेगा मेरी हुकूमत मेरे पीछे पड़ी हुई इसलिए वहाँ वापस नहीं जा रहा, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, जैसे एंकर्स कहते हैं। देखें, आप ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे? मैं आपको ये लिख के देता हूँ कि वहाँ साकिब निसार का जीना आराम हो जाएगा। ठीक है? कैसे? इसलिए कि जब वो सड़क पे बाहर निकलेंगे, कैसे करेंगे? सड़क पे बाहर निकलेंगे, ना निकले, देखिए निकलेगा आज नहीं आपको तो पता है वो रहते कहाँ है वहाँ? देखिए चीज वहाँ नहीं छुप सकती। जब साइलम लेंगे ना तो पता होगा किस जगह इनको ठहराया है। तो अभी आपको पता है कहाँ ठहरे? नहीं, अभी तो फिर मुजाहरे कहाँ करने देखे ना, अभी तो टाइम है ना, वो वापस आ जाएंगे। अगर वो नहीं आते 10 दिन 12 दिन 15 दिन तो आप ये तो कंफर्म कर लेंगे। आप 10-15 दिन इंतजार करेंगे? तारीख है 17 को वापस आने की, 17 अगस्त को, वो जो गुजर गई है। वो तो आज गुजर गई है, आज तो 18 है, ठीक है ना। 18 अगस्त। अगर वो आज कल में नहीं आए,
तो फिर इसका मतलब है कि साकिब निसार ने नहीं आना, ठीक, और ये प्रूफ देगा कि मैं ही मुजरम था, मैं ही सारा कुछ जिम्मेदार था। मियां नवाज शरीफ कहते थे कि मेरे साथ जो हुआ है मैं तो माफ़ करूंगा, इस कौम के साथ जो किया उसका हिसाब तो दो। इसका हिसाब देगा साकिब निसार, बीच में आएगा। और वो जो बंदयाल साहब, ये जो मैंने आपको बात बताई है, ये आप निकाल लें, उनकी ऑडियो साकिब निसार की एक रिकॉर्ड हुई थी कि जाके देखा गया कि वाकई साकिब निसार गए पेशावर, वहाँ रुका है रात को, फिर वहाँ से इनको तो ये तो आपने बता दिया। उमर अता बंदयाल और एजाजुल हसन भी आएंगे इसमें एजाजुल हसन हर उस केस में होता था जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब का केस इस फैज़ के साथ शामिल। मुझे एक बात बताएं, वो चले गए ना इस्तीफा दे के, उन्होंने जज बनना था, चीफ जस्टिस, कौन छोड़ता है? हाँ ठीक है, ये बात सही है। बहुत शुक्रिया सेनेटर नासिर साहब, हमसे बात करने का इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।